नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मुद्रा बैंकिंग एवं लोक वित्त वाले सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में अब हम चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 5 पर। दोस्तों, लेक्चर नंबर 5 पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे मुद्रा आपूर्ति पर। जी हाँ दोस्तों, मनी सप्लाई क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले घटक क्या होते हैं, शक्तिशाली मुद्रा क्या होती है, उच्च स्तरीय मुद्रा क्या होती है, प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है, इन सब पर दोस्तों हम पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहे सेशन के एंड तक और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। व्यवहारिक रूप से मुद्रा की सप्लाई को समझते हुए हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे, है ना दोस्तों। इसमें मैं आप लोगों को आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, जो नए स्टूडेंट है पहली बार हमको फॉलो कर रहे हैं, दोस्तों बीए सेकेंड ईयर के मुद्रा बैंकिंग और लोक वित्त वाले इस सब्जेक्ट के अलावा बीए सेकेंड ईयर के लिए ही जो समष्टि अर्थशास्त्र वाला पार्ट है आपका, जिसका भी देखिए, जिसका मेजर सब्जेक्ट है ना इकोनॉमी, उनको तो दोनों सब्जेक्ट कवर करना है ना, समष्टि अर्थशास्त्र और मुद्रा बैंकिंग और लोक वित्त वाला। तो दोस्तों दोनों ही पार्ट, जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र अब लगभग कंप्लीट हो चुका है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ सेशन मात्र 4 से 5 सेशन बचे हुए हैं, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। ये वाला पार्ट भी अब 5 लेक्चर हो चुके हैं। बस यार मैं ये चाहता हूं कि देखिए, एग्जाम भी आपके आ चुके हैं, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं ना, तो थोड़ा सा आप भी थोड़े अवेयर हो जाइए, थोड़ा सा फोकस्ड हो जाइए क्लास पर, वो थोड़ा सा रुचि ले, है ना, क्योंकि आप लोगों के डिमांड पर ही मेरे द्वारा सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाता है। जैसा कि दोस्तों अभी पिछले एक हफ्ते से मेरे पास कंटिन्यू कमेंट आ रही थी, व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पर भी और चैनल पर भी, कि सर बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम आने वाले हैं, फाउंडेशन के लिए कुछ कीजिए, फाउंडेशन का कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए। तो मैंने जब पहली बार आप लोगों को इंग्लिश का स्टार्ट किया दोस्तों, इंग्लिश वाले इंग्लिश लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में 4 सेशन हुए थे, वहां पर भी आप लोगों की विशेष रुचि ना देखते हुए उसको मुझे क्लास को बीच में रोकना पड़ा। इसके बाद में आज ही मैंने आप लोगों को सिलेबस एनालाइज करवाया है वुमेन एम्पावरमेंट का, महिला सशक्तिकरण का, तो वहां पर भी आप लोगों को विशेष रुचि देखने को नहीं मिली है। फिर भी वो क्लासेस अभी कुछ दिन कंटिन्यू रहेगी। अगर उसमें भी अगर आप रुचि नहीं लेते हैं दोस्तों, तो शायद हो सकता है कि उस सेशन को भी बीच में रोकना पड़ सकता है ना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो ये सेशन होने जा रहा है, मैं नए स्टूडेंट्स को फिर से बता दूं कि दोस्तों ये सिर्फ बीए ही नहीं, बल्कि बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीए एलएलबी, एमए वाले स्टूडेंट्स के लिए तो उपयोगी है ही है, साथ ही साथ में प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण होने जा रही है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे द्वारा जितने भी सेशन YouTube पर लिए जा रहे हैं ना, वो सबके सब आपको YouTube के ओपन प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट क्रमानुसार मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस के 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों इस प्रकार सीरियल वाइज, है ना, सीरीज वाइज कोई लेक्चर आपको पूरे YouTube पर किसी चैनल पर नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार के, मैं देखिए 4 पार्ट पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर में मैंने आपको कवर करवाए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा सेकेंड ईयर में देखेंगे तो सेकेंड ईयर में भी पॉलिटिकल साइंस के 4 पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूं, और थर्ड ईयर में भी दोस्तों आपको 3 पार्ट, भारत की विदेश नीति, लोक प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ये 3 पार्ट आपके राजनीति विज्ञान के थर्ड ईयर में भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये था पॉलिटिकल साइंस वाला ओनली। इसके अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट लगभग कवर होने वाले हैं। वहां पर एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे तो आपको सब पूरा सीरियल वाइज मिल जाएगा देखने को। चलिए शुरू करते हैं फिर अपना आज का सेशन दोस्तों। चलिए आप सभी जानते हैं कि आज फर्स्ट यूनिट का अंतिम टॉपिक होने जा रहा है मुद्रा आपूर्ति के मुख्य घटक। अंतिम टॉपिक नंबर 4 होने जा रहा है मुद्रा आपूर्ति के मुख्य घटक, उच्च शक्ति मुद्रा और प्लास्टिक मुद्रा। तो ये सारी इस प्रकार क्या होते हैं, ये उच्च स्तरीय मुद्रा क्या होती है ना, शक्तिशाली मुद्रा क्या होती है, या प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है, इस पर भी हम पूरे आज विस्तार से बात करने वाले हैं। चलिए यहां से हमारा सेशन होता है स्टार्ट। सेशन में अंदर मूव करें उससे पहले ये देख लें कि आज का इसका इंडेक्स क्या है, मतलब कि पूरे आज के सेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है। आज के सेशन में दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे मुद्रा की आपूर्ति की व्याख्या, कि मुद्रा आपूर्ति होती क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है मनी ऑफ सप्लाई के लिए, ये बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भारत में मुद्रा आपूर्ति व्यवस्था किस प्रकार की है। थर्ड नंबर में हम देखेंगे कि उच्च स्तरीय या शक्तिशाली मुद्रा क्या होती है, और इसको प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले तत्वों पर हम चर्चा करेंगे, और अंतिम रूप से हम प्लास्टिक मुद्रा पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार से इन 5 बिंदुओं के माध्यम से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और बाकी ये प्रश्न है, आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन से तो वहां से इसको पढ़ लीजिए, जिससे आपका पूरा जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा आपूर्ति की, मनी ऑफ सप्लाई की। अच्छा ये समझिए
कि ऐसा दोस्तों ये सोचिए कि ऐसा कौन सा देश होगा, ऐसा कौन सा राष्ट्र होगा जिसकी अर्थव्यवस्था में मनी ना हो, मुद्रा ना हो। क्या बिना मुद्रा के कोई अर्थव्यवस्था संभव है? और बिना अर्थव्यवस्था के क्या किसी राष्ट्र का व्यवस्थित संचालन संभव है? तो आप में से हर कोई ये तो बोल सकता है कि नहीं, जब हमें हमारा घर चलाने के लिए मुद्रा की आवश्यकता हो सकती है तो इस पूरे राष्ट्र को चलाने के लिए तो मुद्रा की अति आवश्यकता होगी ही होगी, अर्थात ये कि बिना मुद्रा के कुछ भी संभव नहीं है। तो यही बात यहां पर आ रही है दोस्तों कि जब किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा इतनी आवश्यक है तो उस मुद्रा की सप्लाई कौन करेगा उस राष्ट्र विशेष में? मुद्रा की सप्लाई कौन करेगा? और कहें कि ये मुद्रा की सप्लाई क्या होती है, तो आइए दोस्तों कुछ लाइनें में इसके लिए आपको लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आपका ये टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट आपका शेष नहीं बचेगा। देखिए, देश में अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए मुद्रा की आपूर्ति अति आवश्यक है। विकासशील देशों में मुद्रा आपूर्ति देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में प्रयुक्त होती है। अब समझिए, चाहे विकासशील राष्ट्र, हालांकि यहां पर प्रयुक्त किया गया है कि विकासशील देशों में अपने देश के आर्थिक विकास के लिए जो है यहां पर मुद्रा आपूर्ति एक विशेष तकनीक है। लेकिन बताइए, क्या विकासशील देशों के लिए ही है? क्या अविकसित देशों के लिए नहीं है, या विकसित देशों के लिए? तो हम ये कहेंगे कि विश्व का चाहे कैसा भी राष्ट्र हो, चाहे वो अविकसित हो, अल्प विकसित हो, चाहे वो विकासशील हो, चाहे वो विकसित राष्ट्र हो, मुद्रा आपूर्ति परम आवश्यक है। मुद्रा आपूर्ति तकनीक का प्रयोग प्रत्येक राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था में करता है। मुद्रा की आपूर्ति के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो मुद्रा की आपूर्ति के अंतर्गत दोस्तों एक राष्ट्र के अंदर उस देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा उस मुद्रा के निर्गमन से लेकर के, मुद्रा का निर्गमन मतलब क्या होता है? मुद्रा जारी करना, है ना। तो मुद्रा जारी कहां से की जाती है? केंद्र से की जाती है। तो केंद्र से कौन करता है दोस्तों? उस देश की सेंट्रल बैंक करती है ना। तो इस मुद्रा आपूर्ति के अंतर्गत कौन कौन सी टर्म शामिल होगी? तो मुद्रा का निर्गमन से लेकर के, मुद्रा के निर्गमन से लेकर के जो मुद्रा निर्गमित हो चुकी है, मतलब बाजार में आ चुकी है, उस मुद्रा का नियोजन, उस मुद्रा का को कम या ज्यादा करना, नियोजन, उसका संचालन करना, उस पर नियंत्रण रखना और अंतरराष्ट्रीय स्थिति को जानना, ये सारी बातें मुद्रा आपूर्ति के अंतर्गत आती है। ये सारे पहलू इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। क्लियर है ना? चलिए अगले पॉइंट की अगर बात करें तो भारत में मुद्रा आपूर्ति व्यवस्था क्या है? देखिए, मुद्रा आपूर्ति मतलब सिंपल सा फंडा है, जब केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति करती है किस देश की अर्थव्यवस्था में या राष्ट्र में, है ना, तो उस मुद्रा की पूर्ति को जब मुद्रा संचालित की जाती है ना, तो उसी को हम निर्गमन कहते हैं। जब केंद्रीय बैंक पहली बार मुद्रा को बाजार में भेजती है तो उसे हम निर्गमन कहते हैं। तो एक बार निर्गमित तो हो चुकी है, लेकिन वो मुद्रा आकर के किस प्रकार का कार्य कर रही है? कुछ मुद्रा घिसावट के कारण समाप्त भी हो जाती है, तो उसको बैलेंस रखना मतलब उसका नियोजन करना, उस मुद्रा का संचालन करना, उस मुद्रा पर नियंत्रण करना, कहीं मुद्रा प्रसार की स्थिति ना हो जाए, अपस्फीति ना हो जाए, ये सारी स्थितियों से छुटकारा दिलाने के लिए और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को स्वस्थ रखने के लिए जो है उसका पर नियंत्रण, मुद्रा पर नियंत्रण भी रखा जाता है ना। तो ये सब कौन करता है? सेंट्रल बैंक करेगी, उस राष्ट्र की सेंट्रल बैंक करेगी, चाहे वो कोई सा भी राष्ट्र हो, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो ये बात तो समझ आती है कि यार मुद्रा की आपूर्ति, चलिए ठीक है, ये होता है कि जब भी केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा का निर्गमन होता है तो मुद्रा का निर्गमन, उसका नियोजन करना, उसका संचालन करना, उसको नियंत्रण करना, ये सारी टर्म जो है मुद्रा की आपूर्ति के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये तो हो गई लगभग विश्व के सभी देशों के लिए। अब अगर हम बात करें सिर्फ भारत की, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति व्यवस्था क्या है, तो दोस्तों यहां पर मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि भारत में भी अन्य देशों की तरह ही मुद्रा की आपूर्ति की अगर जिम्मेदारी किसी ने उठाई है तो वो किसने उठाई है दोस्तों? आरबीआई ने। आरबीआई ही हमारे देश की केंद्रीय बैंक है, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक अर्थात कि आरबीआई बैंक जो है, हमारी केंद्रीय बैंक जो है, उसके द्वारा भारतीय चलन अधिनियम के अंतर्गत मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। कौन से अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों? तो भारतीय चलन अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है ना। भारतीय चलन अधिनियम के अंतर्गत मुद्रा का निर्गमन किया जाता है, ठीक है। मुद्रा छाप करके बाजार में लाई जाती है, मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। चूंकि रुपया जो है देश की सबसे प्रमुख मुद्रा है, भारत की मुद्रा क्या है? रुपया,
है ना। तो और ये लेखों की मुद्रा भी यही है, लेखे की मुद्रा भी मतलब जिसमें जो हिसाब किताब की मुद्रा, अगर आपने कंटिन्यू सेशन ले रहे तो आपने हिसाब किताब की मुद्रा भी देखी होगी, है ना, वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा। तो वास्तविक मुद्रा भी हमारी रुपया है और हिसाब की मुद्रा अर्थात की लेखे की मुद्रा भी हमारी रुपया ही है ना। और हालांकि देखिए आगे लिखा हुआ है कि देश में सांकेतिक मुद्रा के रूप में छोटे सिक्कों का प्रचलन तो है, लेकिन और जो लेन देन में सहायक होते हैं, लेकिन देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति को देखते हुए या मुद्रा के मूल्य को, गिरते मूल्य को देखते हुए सिक्कों का प्रचलन व्यवहारिक रूप से तेजी से कम होता जा रहा है और लगभग अब सिक्के तो समाप्ति हो चुके। दोस्तों, केंद्रीय बैंक के द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि 20 पैसे का 20 पैसा, 25 पैसा, है ना, या 50 पैसा या 1 रुपया बंद हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आचलन से 50 पैसा तो बिल्कुल ही गायब हो चुका है। 1 रुपए का इस्तेमाल भी जो है दोस्तों ना के बराबर आज के समय में किया जाता है। 1 रुपए का स्थान, 1 रुपए का जो सिक्का होता है उसका स्थान अब 5 रुपए का सिक्का ले चुका है ना। तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि देश में जो मुद्रा प्रसार की स्थिति है उसके कारण और मुद्रा का मूल्य जो निरंतर गिरता जा रहा है उसके कारण सिक्कों का प्रचलन व्यवहारिक रूप से ही समाप्त होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है ना। तो इसमें मेन बात कौन सी याद रखनी है भारतीय आपूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत कि यहां पर भारत में मुद्रा की आपूर्ति की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों, तो आरबीआई की है। ठीक है ना। और जो आरबीआई की है, और आरबीआई जो है भारतीय चलन अधिनियम के अंतर्गत मुद्रा का निर्गमन करती है। और भारतीय मुद्रा क्या है, रुपया है, और यही वास्तविक मुद्रा है और यही लेखे की अर्थात की इसके अलावा हिसाब की मुद्रा है। ठीक है ना। और देश के सांकेतिक मुद्रा के रूप में जो सिक्के प्रचलन में है और ये अलग सहायक होते हैं छुट्टे के लिए, है ना, लेकिन उस छुट्टे के कारण ही आज ना मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, मुद्रा का मूल्य गिरता जा रहा है, जिस कारण से सिक्कों का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। अगला पॉइंट है उच्च स्तरीय शक्तिशाली मुद्रा। तो अब जरा ये देखिए उच्च स्तरीय मुद्रा क्या होती है, शक्तिशाली मुद्रा क्या होती है। दोस्तों, जब मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में पढ़ाए थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो व्यापारिक बैंकें होती है अर्थात जिन बैंकों से आप लेन देन करते हो, जिन बैंकों में आप अपना खाता खुलवाते हो ना, वो बैंकें भी किसी और बैंक से संचालित होती है। जैसे आपको पैसों की आवश्यकता होगी तो आप कहां जाएंगे, आप आपकी बैंक जिस बैंक में आपने अकाउंट खुलवा रखा है उस बैंक के पास जाएंगे और वहां जाकर के लोन के लिए अप्लाई करेंगे, या आपको कोई समझ पैसे जमा करना है तो आप अपनी बैंक में जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसी ही कभी स्थिति अगर बैंकों के पास आ जाए कि बैंकों के पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, फ्री है, फालतू है, तो वो कहां जमा करने जाएंगे, या फिर उन बैंकों को कभी आवश्यकता पड़ जाए, उनके पैसों ज्यादा आवश्यकता पड़ जाती है तो वो किससे पैसा लेने जाएंगे। तो दोस्तों, उनके लिए भी एक बैंक है जिसे हम केंद्रीय बैंक आरबीआई के नाम से जानते हैं। तो आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है ना। तो आरबीआई ने इन बैंकों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांध रखा है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं ये व्यापारिक बैंक, तभी कहीं जाकर के संचालित हो पाते हैं। और ये रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है, तो ये आरबीआई बनाती है ना, आरबीआई बनाती है। तो इस प्रकार से आरबीआई ने कुछ रूल्स बनाए, उन रूल्स के अंतर्गत दोस्तों इन्होंने 2 विशेष प्रकार की मुद्रा संचालित की है। अब जरा समझिए ध्यान से। आरबीआई ने कहा है कि भाई अगर आप बैंक डालना चाहते हैं, आप लोगों से अर्थात की जनता से अगर जमा राशि एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो आप एक बड़ी जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं, आपके सर पर बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर मान लेते हैं कल से अगर आप उनका पैसा खाकर भाग जाते हैं, है ना, तो वो कहां ढूंढेंगे आपको, या कहें कि आप अगर कल से दिवालिया हो जाते हैं तो इनका पैसा कौन देगा। इसके लिए आपको कुछ पैसा हमारे यहां जमा करना होगा, मतलब बैंकों को आदेश दिया गया कि आप कुछ पैसा हमारे यहां जमा करेंगे। 2 फॉर्म में पैसा जमा होता है दोस्तों, एक होता है CRR के तहत, एक CRR के तहत होता है जिसे हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, और एक SLR के तहत पैसा जमा होता है। लेकिन ये SLR के अंतर्गत आरबीआई में जमा नहीं होता, बल्कि वो कुछ परसेंट राशि जो है अपनी जमाओं की, बैंक अपनी जमा की कुछ परसेंट राशि अपने पास खुद नगद रूप में रखती है, जिससे कभी आपात की स्थिति आने पर वो उस कोष का इस्तेमाल करके और अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सके, है ना। आइए थोड़ा सा इसको अच्छे से विस्तार से समझते हैं। ये जो मुद्रा की मैं बात कर रहा हूं आपको, CRR की और SLR की, दोस्तों वास्तविक रूप से यही शक्तिशाली और उच्च स्तरीय मुद्रा है। देखिए, उच्च स्तरीय मुद्रा से आशय बैंकों के पास आरक्षित मुद्रा से लगाया जाता है। बैंकों के पास जो जमा, या कोई क्या होता है, देखिए अगर आप बैंकों में गए, जैसे कि मान लेते किसी बैंक के 1000 कस्टमर है,
1000 कस्टमर ने अपना खाता खुलवाया और वहां पैसा जमा कर दिया, तो क्या लोन उस पूरे पैसे को ही वापस से आगे इन्वेस्ट कर देगी? जैसे किसी को लोन देना हो तो पूरा पैसा दे देगी? तो बैंक तो चाहती है कि हम जो हमारे पास जितना पैसा आ रहा है हम पूरा पैसा दे दे किसी को लोन, ताकि अधिक से अधिक हम वहां से ब्याज कमा सके। लेकिन आरबीआई बोलता है कि नहीं भैया, आप तो इसके पीछे भाग रहे हैं ब्याज के लिए कि आपकी इनकम अच्छी खासी हो जाएगी, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ आपके पास पैसा जमा किया है? कल से अगर आपका लॉस हो जाता है तो वास्तविक रूप से लॉस आपका नहीं होगा, बल्कि आप मार्केट छोड़कर भाग जाएंगे और उसका हर्जाना उन जनता को भुगतना पड़ेगा जिन्होंने आपके यहाँ खाता खुलवाकर पैसा जमा किया था। तो इसके लिए आरबीआई कहता है कि जितना पैसा आपके पास जमा हुआ है ना, उसका एक निश्चित प्रतिशत, आरबीआई बताती है कि इतने प्रतिशत आपको जमा करना है, तो एक निश्चित भाग आपकी जमाओं का एक निश्चित भाग आप हमारे पास जमा करेंगे और आपकी जमाओं का एक निश्चित भाग आप अपने पास भी जमा रखेंगे, और उसके बाद जो पैसा बचेगा ना, उस पैसे का आप चाहे कुछ भी कीजिए, आप लोन दीजिए किसी को भी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें दोस्तों जो आरबीआई अपने पास रखती है बैंकों का आरक्षित जमा, उसको हम CRR के नाम से जानते हैं, कैश रिजर्व रेशो के नाम से जानते हैं, जिसे नगद कोष अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। और जो बैंकें अपने खुद के पास रखती है नगद रूप में, उसे हम SLR कहते हैं, SLR, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है ना। तो वैधानिक तरल कोष अनुपात क्या होता है? वैधानिक तरल कोष अनुपात, क्लियर है। तो ये दो प्रकार की राशि होती है जो आरक्षित रूप से बैंकों के पास जमा रहती है, और इसी राशि को दोस्तों हम यहां पर उच्च स्तरीय मुद्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब आइए एक बार वापस इसको पढ़ते हैं। अब ये जो मैंने आपको समझाया वही यहां पर लिखा हुआ है, अब ये पूरा आपको समझ आने वाला है। उच्च स्तरीय मुद्रा से आशय बैंकों के पास आरक्षित मुद्रा से लगाया जाता है। बैंकों के द्वारा अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वैधानिक आवश्यकताओं की, अचानक से कोई अगर आवश्यकता आन पड़ी तो उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? तो उस पूर्ति करने के लिए ही कुछ पैसा आरक्षित रखा जाता है बैंकों के द्वारा, है ना, जिन्हें हम सामान्यतः नगद कोष अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? नगद कोष अनुपात और वैधानिक तरल कोष अनुपात कहा जाता है, ठीक है ना। नगद कोष अनुपात को हम CRR कहते हैं जो आरबीआई अपने पास रखता है, और वैधानिक तरल कोष अनुपात को हम SLR कहते हैं, जिससे को बैंकें खुद अपने पास जमा के रूप में रखती है, क्योंकि यह आरक्षित कोष बैंकिंग क्रियाओं के कारण नवीन जमा राशि के निर्माण का आधार होते हैं, है ना। क्योंकि ये जो पैसा इनके पास जमा रहता है, इसके माध्यम से नई राशि का निर्माण करने का ये आधार होते हैं। आरक्षित कोष गुणक प्रक्रिया के कारण स्वतः बढ़ते हैं, इन्हें ही उच्च स्तरीय मुद्रा कहा जाता है। क्लियर है ना यहाँ तक दोस्तों? तो ये होती है उच्च स्तरीय मुद्रा। अभी तक जो आप डर रहे थे, पुस्तक से शायद आपको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। यही उच्च स्तरीय मुद्रा होती है और यही शक्तिशाली मुद्रा होती है। दैट्स ऑल। क्लियर है? अब दोस्तों हम देखेंगे कि इसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, या इसके निर्धारक कारक कौन से होते हैं, तत्व कौन से होते हैं। क्लियर है ना? तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मनी सप्लाई को हम चेक देखने वाले हैं। कौन कौन से बिंदु उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगे, जरा आइए एक एक करके उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, जिससे हमारा आज का अध्ययन हो जाए कंप्लीट। उसके लास्ट में है दोस्तों हमें एक जो है प्लास्टिक मुद्रा पर भी चर्चा करनी है ना, प्लास्टिक मुद्रा पर भी चर्चा करनी है। चलिए, तो अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान देना, आपकी पुस्तक में 2 पॉइंट होंगे, यहां पर 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। एक होगा मुद्रा पूर्ति के निर्धारित तत्व। देखिए यार, बहुत सारी चीजें तो ना एक समान मिलती है, बस उनको थोड़ा सा समझने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी रहता सब कुछ एक समान है। जैसे यहां पर 2 पॉइंट 2 बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 2 का आंसर आपको एक जगह मिल जाएगा। एक मुद्रा पूर्ति के निर्धारित तत्व, कि जो मुद्रा पूर्ति है ना, जो मनी सप्लाई है, उसको कौन कौन से तत्व हैं जो निर्धारित करते हैं, है ना, कौन कौन से तत्व हैं जो निर्धारित करते हैं। अब अगर एग्जाम में आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व या मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक एक ही है, साथ ही साथ में अगर आपसे यह पूछ ले जाए कि उच्च स्तरीय मुद्रा को
कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, तो भी दोस्तों मैं जो बताने वाला हूं यही सब आने वाला है। सबसे पहला होगा इसमें नगद कोष अनुपात। समझ चुके हैं ना, ये ट्रिपल आर नहीं है, CRR है दोस्तों। यहां पर ये ट्रिपल आर नहीं है, मिसप्रिंट हुआ, CRR है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो नगद कोष अनुपात, अब ध्यान दीजिएगा क्यों इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। CRR क्यों? हमने कहा कि मुद्रा आपूर्ति या मुद्रा पूर्ति निर्धारक तत्व कि बाजार में मुद्रा की पूर्ति को कौन से तत्व निर्धारित करते हैं कि बाजार में अधिक मुद्रा की आवश्यकता है या कम मुद्रा की आवश्यकता है। जैसे मानते हैं कि बाजार में अधिक मुद्रा आ चुकी है, अधिक मुद्रा आ चुकी है ना, तो उसको कम करने की आवश्यकता है। तो ये कौन बताएगा? मुद्रा आपूर्ति के नियम बताएंगे। जब मुद्रा आपूर्ति का नियम ये बताएगा कि भाई बाजार में मुद्रा ज्यादा है, उसको कम किया जाना चाहिए, है ना, तो ये जो है ये इसका निर्धारित करने वाला तत्व हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मुद्रा कम है बाजार में और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने का भी यही नियम बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? निर्धारक तत्व हो जाएगा। तो ऐसे समझिए कि बाजार में मुद्रा की पूर्ति को कौन कौन प्रभावित करता है। तो सबसे पहले तो कोई प्रभावित करता है तो वो CRR करता है। कौन करता है? CRR करता है। कैश रिजर्व रेशियो करता है, ठीक है ना, कैश रिजर्व रेशियो। सबसे पहले प्रभावित कौन करेगा? कैश रिजर्व रेशियो, है ना। CRR कैश रिजर्व रेशो कैसे करेगा? देखिए कि अब चलिए ऐसे समझ लीजिएगा, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। कैश रिजर्व कैसे करेगा? देखिए दोस्तों, नगद कोष अनुपात के अंतर्गत अर्थात कि CRR के अंतर्गत क्या होता है कि RBI समय समय पर बैंक के कितना प्रतिशत अपना अपनी जमा का कितना प्रतिशत RBI में जमा करेंगे, ये प्रतिशत जो है ना, ये RBI समय समय पर उसमें परिवर्तन करती रहती है। क्यों करती है, कैसे करती है, तो ये क्यों करती है और कब करती है, तो ये कब करेगी? जैसे मान लेते हैं कि बाजार में पैसे की कमी आ चुकी है। अब RBI चाहती है कि बाजार में पैसे की तरलता को बढ़ाया जाए, तो उस केस में RBI क्या करेगी कि जो CRR है ना, CRR की रेट ऑफ परसेंट जो है ना उसको कम कर देगी। जब CRR की रेट ऑफ परसेंट कम हो जाएगी तो जो व्यापारिक बैंक है उनको RBI के पास अब पैसा कम जमा करके रखना पड़ेगा। जब बैंक के RBI के पास पैसा कम जमा करेगी तो बैंकों के पास पैसा ज्यादा बचेगा, और जब पैसा ज्यादा बचेगा तो उस पैसे को वो बैंक के लोन के थ्रू बाजार में उतार देगी। जब लोगों के पास अधिक पैसा आएगा तो बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन इसका विपरीत अगर मान लेते हैं कि बाजार में RBI को पता चला कि बाजार में मुद्रा की पूर्ति जो है अधिक हो चुकी है, मुद्रा की पूर्ति पर्याप्त हो चुकी है, उसको कम करने की आवश्यकता है, तो RBI क्या करेगा? CRR का रेट ऑफ परसेंट जो है ना उसको बढ़ा देगा। अब अगर रेट ऑफ परसेंट CRR का बढ़ जाएगा तो बैंकों को अधिक पैसा RBI के पास रखना पड़ेगा। जब RBI के पास अधिक पैसा रखेंगे बैंक के, तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा। तो कम होने से क्या होगा दोस्तों? ये कम लोन दे पाएंगी बैंक अपने ग्राहकों को, जिससे बाजार में मुद्रा की कमी हो जाएगी। बस यही तो बताया गया है। तो नगद कोष अनुपात इस प्रकार से जो है दोस्तों मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करता है। उसके अलावा बैंक कोषों का स्तर, अब देखिए जरा दोस्तों, बैंक कोषों का स्तर, इसमें हम बात कर रहे हैं तरल कोष अनुपात की। किसकी? तरल कोष अनुपात की, है ना, तरल कोष अनुपात की, SLR की इसमें बात कर रहे हैं। लिक्विडिटी है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, SLR की बात करेंगे। अब SLR, अगर आप CRR समझ चुके हैं ना तो SLR भी आपको समझ आ गया। सेम कंडीशन है, बस ये है कि बैंकों को RBI बोलेगा भैया ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपने 6% आपके पास जितनी जमा है उसका 6% आपने हमारे पास जमा रख दिया। अब एक काम करेंगे कि अब जो 10% आपकी जमाओं का 10% आप अपने पास भी आरक्षित रखेंगे, ताकि कभी आपको अचानक से दिक्कत आई तो आपको भाग के हमारे पास ना आना पड़े, बल्कि आप उसी कोष में से पैसा निकाल करके अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट कर ले, है ना। तो ये होती है SLR। तो SLR की रेट भी RBI ही निर्धारित करती है। तो RBI को जब लगता है कि यार पैसा बाजार में ज्यादा हो चुका, कम करना है, तो SLR का रेट बढ़ा देंगे, परसेंट बढ़ा देंगे। बढ़ा देने से क्या होता है? इन बैंकों के पास पैसा, इन बैंकों को इस SLR में पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा, और जो ज्यादा रखेंगे तो ये लोन कम दे पाएंगे, तो बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी। बढ़ाना होगा तो इसका उल्टा कर देंगे, SLR की रेट ऑफ परसेंट गिरा देंगे, है ना। ये SLR है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर बात करें, इसके बाद देखते हैं, एक सेकेंड,
अच्छा, इसके बाद आता है, देखिए दो बात हम समझ चुके हैं, सीआरआर और एसएलआर। इनके द्वारा मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय बैंक के द्वारा। एक हथियार और है केंद्रीय बैंक के पास में, जिसके द्वारा वो बाजार पे कंट्रोल करती है, मुद्रा की आपूर्ति को घटाती और बढ़ाती है। कौन सा बाजार है? ओएमओ। क्या है? ओएमओ। यहां पर ओएमओ भी कहा जाता है, ओएमए भी कहा जाता है। तो ये एक्टिविटी की जगह ऑपरेशन भी आप यहां पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ऑपरेशन है ना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं क्या होता है इसके अंतर्गत? तो इसमें क्या करती है कि यार आरबीआई को लग रहा है कि अब पैसा ना बाजार में वाकई वास्तविक रूप से कम है, बाजार में पैसा बढ़ाना चाहिए, तो आरबीआई सीआरआर की रेट गिरा देगी, एसएलआर की रेट भी गिरा देगी। इसके अलावा एक काम और करेगी, वो पैसा डालना है ना मार्केट में, तो क्या करेगी कि वो अब प्रतिभूतियां खरीदना चालू कर देगी, प्रतिभूतियां खरीदना चालू कर देगी। क्योंकि पहले पैसा बाजार से कम करने के लिए उसने कभी प्रतिभूतियां बेची थी, सरकारी या निजी प्रतिभूति, जो माफ करना, जो सरकारी प्रतिभूतियां होती है उनको बेचा जाता है पैसा कम करने के लिए बाजार में। क्योंकि जब प्रतिभूतियां बाजार में बेची जाती है तो क्या होता है, बाजार का पैसा आरबीआई के पास जमा हो जाता है ना, और जनता के पास में या बैंकों के पास में प्रतिभूति के नाम पर एक सर्टिफिकेट मात्र आ जाता है। लेकिन जब आरबीआई को लगता है कि बाजार में पैसा बढ़ाना चाहिए, पैसे की तरलता को बढ़ाना चाहिए, वृद्धि करना चाहिए, तो उस परिस्थिति में वो उन प्रतिभूतियों को आरबीआई फिर से बेचने निकल जाएगी, माफ करना खरीदने निकल जाएगी। जो प्रतिभूतियां उन्होंने बेची थी तो वो अधिक दामों पर प्रतिभूतियां खरीदेगी, तो हर कोई वो प्रतिभूति बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि बाजार में आरबीआई के पास से पैसा जनता में अर्थात कि बाजार में चला जाएगा, जिससे बाजार में पैसे की तरलता बढ़ जाएगी। और अगर कम करना होगा तो इसका विपरीत कर देंगे, प्रतिभूतियां बेच देंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से भी आरबीआई के द्वारा मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका बैंक दर नीति। अच्छा, बैंक दर क्या होती है? बैंक दर नीति मतलब कि बैंक रेट है ना। बैंक रेट क्या होती है? अभी आपने दो चीजें तो समझी मुझसे, सीआरआर और एसएलआर तो देखा आपने। अब बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट क्या होती है दोस्तों, समझिए। यहां पर बैंक रेट मतलब ये कि आपको लोन चाहिए, आप बैंक के पास जाएंगे है ना, तो बैंक आपसे एक बेस रेट पर आपको लोन देगा, या ठीक है ना। इसके अलावा अगर बैंकों को कभी लोन की आवश्यकता पड़ी तो वो कहां जाएगी? तो वो आरबीआई के पास जाएगी। कहां जाएगी? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जाकर के बोलेगी साहब हमको लोन दो। ठीक है। तो अब बैंक आपसे ब्याज ले रही है ना, तो बैंक से आरबीआई भी ब्याज लेगा। हाँ, उससे थोड़ा कम लेगा लेकिन आरबीआई भी लेगा ब्याज। तो आरबीआई बोलेगा भैया हमको भी आपसे ब्याज चाहिए। ठीक है ना। तो जिस ब्याज पर अर्थात कि जिस इंटरेस्ट पर आरबीआई इन व्यापारिक बैंकों को लोन देता है, उसी ब्याज दर को हम यहां बैंक रेट कहते हैं। इसके द्वारा मुद्रा की पूर्ति को कैसे प्रभावित किया जाता है? तो जब अगर आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देगी तो ये बैंक के लोन आरबीआई से लोन या तो कम लेंगे या बिल्कुल नहीं लेंगे। जब ये बैंक के आरबीआई से लोन कम लेंगे तो इनके पास पैसा कम होगा और ये कम लोन दे पाएंगे, जिससे बाजार से मुद्रा अवशोषित कर ली जाएगी। लेकिन अगर बाजार में मुद्रा का प्रचलन बढ़ाना है, तरलता बढ़ानी है, तो उस केस में आरबीआई जो है ना, ये क्या करेगी, इन बैंक रेट है इसको कम कर देगी, जिससे ये व्यापारिक बैंक के अधिक से अधिक लोन लेना चालू कर देगी आरबीआई से। वो जब आरबीआई से ये बैंक के अधिक लोन लेगी तो अधिक मात्रा में लोन बांटेगी बाजार में, जिससे बाजार में तरलता फिर से बढ़ने लग जाएगी। तो इस प्रकार से ये चार विशेष हथियार है आरबीआई के, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में कमी या वृद्धि करने के लिए ये इस्तेमाल करती है ना। और यही चार कारक है, यही चार तत्व है जो मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करते हैं। क्लियर है। अंतिम पॉइंट बचा है प्लास्टिक मुद्रा। अच्छा, ये प्लास्टिक मनी क्या होती है? प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है? सिक्के सुने थे, कागज के नोट सुने थे, अब ये प्लास्टिक मुद्रा क्या है दोस्तों? कभी आपने एटीएम देखा? एटीएम शायद आप में से किसी ने देखा होगा है ना। क्रेडिट कार्ड भी देखा है ना। क्या है वो सब? अरे प्लास्टिक की तो मुद्रा है वो। मान लेते हैं आपके पास कैश नहीं है ना, आपको पैसा चाहिए, किसी को ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो आपको जो है आपके पास कैश नहीं है लेकिन अकाउंट में जमा है आपके पास पैसे, तो आप एटीएम का इस्तेमाल करके और उस पेमेंट का लेन देन कर सकते हो। लेकिन अगर एटीएम भी नहीं होगा तो क्या आप पेमेंट कर पाओगे? नहीं।
तो प्लास्टिक मुद्रा का मतलब और कुछ भी नहीं है दोस्तों, एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, रुपे कार्ड, जितने भी प्लास्टिक में कार्ड आते हैं जिनके द्वारा बैंकों के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, वो सब के सब प्लास्टिक मुद्रा ही कहलाती है। दैट्स ऑल। चलिए एक बार पढ़ के बता देता हूं मैं आप लोगों को, जिससे आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। प्लास्टिक मनी हार्ड प्लास्टिक कार्ड को कहा जाता है, हार्ड प्लास्टिक कार्ड को कहा जाता है। इसे आप बैंक नोट की जगह भुगतान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। बैंक नोट की जगह आप मुद्रा की जगह इस प्लास्टिक कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप आज वर्तमान में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल दौर में प्लास्टिक मनी काफी प्रचलन में है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्तेमाल करने वालों को बटुए में कैश रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पहचान की जानकारी होती है, जैसे हस्ताक्षर या चित्र, और ये कार्ड धारक को खरीदारी या सेवाओं का चार्ज करने के लिए अधिकृत करता है। कार्ड की जानकारी को स्वचालित टेलर मशीन अर्थात कि एटीएम, बैंक और इंटरनेट के द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है ना। जब भी आप पेमेंट करते हैं तो ये पेमेंट आपको कितना ट्रांसफर करना है, कितना क्या होता है, तो इसको जांच कौन करेगा, तो इसको तो या तो एटीएम मशीन करेगी, या बैंक करेगी, या फिर इंटरनेट करेगा। क्लियर है ना। तो इनके द्वारा इसको प्लास्टिक मनी को कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है। उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर देखिए, एटीएम हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड ये अमेरिका की प्लास्टिक मुद्रा है जो पूरे विश्व में प्रचलित है, याद रखिएगा। वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड आदि और भी कई प्रकार की प्लास्टिक मनी होती है, प्लास्टिक मुद्रा होती है। बताइए दोस्तों, क्या सेशन में कहीं पर कोई डाउट बचा है? मेरे ख्याल से पूरा अब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं बचना चाहिए। अगला जो सेशन होगा हम अब सेकंड यूनिट पर चर्चा करेंगे, उसमें देखेंगे अब हम बैंक को समझेंगे, बैंक क्या होती है, बैंक का अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, उसके प्रकार देखेंगे अगले वाले सेशन में, ठीक है ना। तो अगला सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट और टॉपिक वाइज टॉपिक अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपकी एग्जाम तक इसमें फुल स्टॉप लगने का कोई चांस नहीं है, सेशन निरंतर चलता रहेगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।